नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अथर्व की अथैया का 7वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुने। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। वसुधा अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़े होकर के अथर्व और कान्हा को देख रही होती है। वह दोनों इस तरह से गले लगे हुए होते हैं कि जैसे उनका सचमुच में कोई रिश्ता हो। वहीं अथर्व भी कान्हा को अपने सीने से इस तरह से लिपटाए हुए होता है कि जैसे कान्हा हकीकत में उसका ही अंश हो। यह देख करके वसुधा धीरे से अपने कदम पीछे की ओर कर लेती है। शाम होते ही शिवराज घर के सभी लोगों को खुशखबरी देने के लिए हाल में बुलाता है। सभी इस बात से अनजान होते हैं कि शिवराज उन्हें कौन सी खुशखबरी देने वाला है। सभी के हाल में आते ही शिवराज कान्हा की ओर देखते हुए अथर्व से कहने लगता है, जानते हो अथर्व, कान्हा का एडमिशन हो गया है। स्कूल वालों ने इसे पास कर दिया है। अब यह पढ़ेगा उस स्कूल में और नाम बनाएगा मेरा। क्यों बनाएगा ना? कान्हा से पूछते हुए कान्हा मुस्कुराते हुए, हाँ दादू। कान्हा के टेस्ट में पास होने की खबर को सुन करके अथर्व बेहद खुश हो जाता है। अथैया और वसुधा भी यह जान करके बेहद खुश होते हैं। वहीं कोई है जो इस खबर को सुन करके नाखुश हो गया है। सरस्वती, नैना और मैना को यह खबर सुन करके धक्का सा लग जाता है। कान्हा के मुंह से शिवराज के लिए दादू शब्द सुन करके तो जैसे उसे आग सी लग जाती है। वह गुस्सा होते हुए कान्हा के पास आते हुए अपने पिता शिवराज से कहने लगती है, दादू, डैड, यह लड़का आपको दादू बोल रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको दादू बोलने की? इसे तो अब मैं समझाती हूँ। नैना गुस्सा होते हुए ठीक कान्हा के सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वह तुरंत कान्हा को चांटा मारने के लिए अपने हाथ को उठा लेती है। हाथ उठते हुए देख करके अथर्व अपनी बहन और कान्हा के बीच में आने लगता है। तभी अथर्व अपनी बहन नैना के हाथ को पकड़ लेता है। यह देखते ही नैना दांत पीसते हुए अपने हाथ को छुड़वाती है और गुस्से से कहती है, देखा नहीं तुमने कि इसने क्या कहा है? अरे मेरे डैड को इसने दादू कहा है। कहाँ से मेरे डैड दादू लगते हैं बताओ जरा। अथर्व नैना पे गुस्सा होते हुए, मानता हूँ नहीं लगते हैं, मगर वो मेरी माँ को दादी कहता है। इसके अलावा डैड ने खुद कहा है कि कान्हा उन्हें दादू बोल सकता है ताकि दुनिया के सामने कान्हा हमें अपनी फैमिली माने। डैड का रुतबा दुनिया के सामने और भी ज़्यादा बढ़ जाए। अब अगर तुम्हें इस बच्चे से कुछ पूछना है तो तुम्हें पहले डैड से बात करनी होगी। नैना अपने पिता को देखते हुए, डैड, आप क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अरे ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कभी महलों में रहने लायक नहीं बन सकते। क्या मिलेगा आपको यह सब करके? मैं तो कहती हूँ छोड़ आओ इन दोनों को उस टूटी फूटी झुग्गियों में। शिवराज नैना पे गुस्सा होते हुए, अब तुम बताओगी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं? अरे जिस नाम को बनाने में मैंने 20 साल लगा दिए वह नाम मेरा चंद दिनों में ही बन रहा है। अब जब नाम बन रहा है, बढ़ रहा है, तो मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल दूं ताकि लोग मुझे बुरी नजरों से देखने लगें, मेरे ऊपर लोग थूकने लगें। पैसा कमाया था, अब नाम कमाने की बारी है। और अब तो पैसा और नाम दोनों एक साथ ही बन रहे हैं, तो फिर पीछे क्यों हटूं? यह सुनते ही सीढ़ियों के पास खड़ी शिवराज की मां सरस्वती उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उससे कहने लगती हैं। सरस्वती अपने बेटे शिवराज को समझाते हुए, मगर शिवराज, और भी रास्ते हैं नाम और पैसा कमाने के। जरूरी नहीं है कि इस 2 टके की लड़की को घर में रख करके ही तुम अपना नाम बना सकते हो। जानता हूं माँ, मगर इस समय अथर्व का नाम पूरे भोपाल में गूंज रहा है, जिस वजह से कई कंपनियां मेरे साथ काम करना चाहती हैं, कोलाब्रेशन करना चाहती हैं मेरा साथ। अरे कान्हा के स्कूल ने तो मुझे ऑफर किया है, अगर मैं उनके स्कूल की ऐड करता हूं तो वह मुझे मुंहमांगी रकम देंगे। सोचिए, हर दूसरे तीसरे दिन लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। क्या ऐसा नाम आपके पति ने कमाया था कभी? वह तो एक टीन का डब्बा छोड़ गए थे मेरे लिए। उस
टीन के डब्बे को आज महल बनाया मैंने। सरस्वती शिवराज से गुस्सा हो करके, माफ करना शिवराज, मगर मुझे नहीं लगता है कि इस लड़की के घर में रहने से तुम्हारा नाम ऐसे ही बढ़ता रहेगा, बल्कि कभी कभी तो लगता है कि यह लड़की ही हमारी असली दुश्मन है। इतना बोलते ही सरस्वती सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वहीं अथर्व यह सुन करके अपनी दादी माँ सरस्वती से बेहद नाराज हो जाती है। इधर टेबल के पास खड़ी नैना और मैना भी अपनी दादी माँ की बातों से सहमत होती हैं। वह बाकी लोगों से बिना कुछ बोले हाल में चली जाती है। अपनी माँ और अपनी बेटियों को इस तरह से नाराज देख करके शिवराज सोफे पे बैठते हुए खुद से कहने लगता है, पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को, मेरी खुशियां नहीं देखी जा रही हैं इनसे। शिवराज सोफे पे बैठते हुए ही अपने सिर को पकड़ करके दबाने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसके सिर में बेहद दर्द हो रहा हो। शिवराज को इस तरह परेशान होता हुआ देख करके वसुधा फौरन टेबल से पानी ले करके आती है और अपने पति शिवराज को देते हुए कहती है, वसुधा यह लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा गुस्सा ठंडा कीजिए। माँ है वह आपकी, आपने जिस तरह से उनसे बोला मुझे लग रहा है कि शायद उन्हें बुरा लग गया होगा। प्लीज एक बार जा करके उनसे बात जरूर कीजिएगा। शिवराज वसुधा की ओर देखते हुए, और मुझे जो बुरा लगा उसका क्या, और मेरी माँ और मेरी बेटियां ही नहीं चाहती कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने। अरे कैसी फैमिली है मेरी, ना बेटियां मेरी ना माँ मेरी, और तो और नंदिता इस नमूने को और मेरे हवाले छोड़ गई है, जो कभी मेरा नहीं बन पाया। वसुधा तुरंत शिवराज का हाथ दबाते हुए, आप नंदिता दीदी और अथर्व के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, छोड़िए ना इन बातों को। अथर्व बेटा तुम अपने रूम में जाओ और साथ में कान्हा और अथैया को भी ले जाओ। इधर सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते ही अथैया बार बार अथर्व की मां नंदिता के बारे में सोचे जा रही होती है। उसकी मां की मौत कैसे हुई और उसके बाद इस घर में उसकी मां की जगह वसुधा ने कैसे ली। अथैया यही सब सोचते हुए कमरे की ओर अपने कदम बढ़ाए जा रही होती है। कमरा आते ही अथर्व बिना कुछ बोले सीधे कमरे के अंदर चला जाता है। वहीं इधर कान्हा तुरंत अपनी मां अथैया से कहने लगता है, मम्मा अथर्व ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, दादू ने तो उन्हें कुछ कहा भी नहीं, फिर वह ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे उन्हें बहुत बुरा लगा हो। यह सुनते ही अचानक से अथर्व के कदम ठहर जाते। वह रूम में जा पाता इससे पहले ही कान्हा ने अथैया से कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका अंदाजा अथर्व को भी नहीं था। अथर्व के कदमों को ठहरते हुए देख करके अथैया समझ जाती है कि अथर्व के कदम किस वजह से ठहर गए हैं। तभी अथैया तुरंत अपने बेटे कान्हा को समझाते हुए कहने लगती है, बच्चा वो दादू की वजह से थोड़ी ना दुखी हो रहा है, वह तो तुम्हारे अच्छे नंबर ना आने की वजह से दुखी हो रहा है। देखो तुम्हारा एडमिशन तो मिल गया है, मगर अगर तुम ऐसे ही ग्रेड लाते रहे तो फिर बुरा लगेगा ना उसे। यह सुनते ही कान्हा दौड़ते हुए अथर्व के पास जाता है और जल्दी से उसकी हथेली को थाम लेता है। कान्हा की छुअन महसूस होते ही अथर्व तुरंत पलट करके उसकी ओर देखने लगता है। तभी कान्हा उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, सॉरी अथर्व, मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया, आज मेरी वजह से आप इतना दुखी हो रहे हो, सॉरी, देखना मैं आगे से बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा। यह सुनते ही अथर्व धीरे से उसके बाल पे हाथ फेरते हुए उसे देखने लगता है। तभी कान्हा बड़ी मासूमियत के साथ अथर्व से कहने लगता है, अब प्लीज उदास मत होइए, देखिए अब तो मैं अच्छे नंबर लाऊंगा ही लाऊंगा, और पता है मम्मा ने भी कहा है कि अथर्व इतना बुरा नहीं है जितना दिखता है, इसलिए वह आपके लिए व्रत जरूर रखेगी। अथर्व चौंक करके अथैया की ओर देख करके, क्या? कान्हा मासूमियत भरी निगाहों से, हाँ पूछ लीजिए, वह तो सामने ही खड़े हुए हैं, उन्हीं ने तो कहा है कि अथर्व इतना बुरा नहीं है जितना वह आपको पहले समझती थी। यह सुनते ही अथर्व को अंदर से बेहद अच्छा लगता है। उसे लगता है कि कोई है इस घर में जो उसके लिए भी कुछ कर सकता है। अथर्व मुस्कुराते हुए अथैया की ओर देखे जा रहा होता है। वहीं अपने बेटे के मुंह से यह सब सुन करके अथैया तुरंत अपने बेटे के पास आती है और तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेती है और कहती है, कान्हा यह सब कैसी बातें कर रहे हो, चलो अंदर।
सोने का समय हो गया है। इतना बोल करके अथैया फौरन कान्हा को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाती है। वहीं अथर्व का दिल यह सब सुन करके बेहद खुश हो उठता है। अथर्व अपनी मुस्कान को छुपाता हुआ कमरे के अंदर चला जाता है। कान्हा को सुलाने के तुरंत बाद ही अथैया चलते हुए बालकनी में आ जाती है। बालकनी पे अथर्व खड़ा हुआ काले आसमान को देख रहा होता है। उसकी आंखों में नमी दिख रही होती है, मगर ना जाने क्यों वह अपने गम को कभी अथैया के साथ शेयर नहीं कर पाया, क्योंकि कभी अथैया ने उसे अच्छा इंसान माना ही नहीं। बालकनी में आते ही अथैया धीरे से उसके उदास चेहरे को देखते हुए कहने लगती है, अथर्व अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछ सकती हो, मगर सवाल जवाब देने लायक होना चाहिए। अथैया अथर्व की ओर देखते हुए, वह तुम्हारी माँ नंदिता जी की डेथ कैसे हुई? क्या तुम्हें कुछ याद है? उनके साथ बिताए गए पल या कुछ भी? क्या सच में उनकी मौत हुई थी? अथर्व अथैया को देखते हुए, ज्यादा कुछ याद नहीं है मुझे, बस इतना पता है कि जब वह दिल्ली गई हुई थी उस समय उनका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। वह हमेशा के लिए मुझे इस घर में अकेला छोड़ करके चली गई। अथैया अथर्व की ओर देखते हुए, सॉरी अथर्व, बस जानना चाहती थी कि तुम्हारे पिता तुमसे इतने नाराज क्यों रहते हैं। अथर्व खुद को कंट्रोल करते हुए, उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह मैं हूं। भैया के जाने के बाद डैड ने मुझे घर में रहने से मना कर दिया। उन्होंने मुझे बेहद ही कम उम्र में हॉस्टल भेज दिया। एक दिन हॉस्टल में खबर आई कि मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई हैं। पता है उस दिन मैं सबसे ज्यादा टूटा था, बिखर गया था मैं, मगर फिर भी घर आने के बाद मैंने डैड के आंसू पोंछने की कोशिश की। जानती हो उन्होंने क्या किया? मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी ही वजह से मेरा भाई गया है और अब मेरी ही वजह से मेरी माँ भी चली गई हैं। जब तुम्हारे इस घर से जाने की वजह उन्हें पता चली तो वह समझ गए कि मैं ही मनहूस हूं। पता है तुमने मेरे पति को मारा है, यह जानती हूं मैं, मगर अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखने के बाद भी मेरा मन नहीं मान रहा है कि तुमने उनकी जान ली है। समझ में नहीं आता कि सच क्या है और झूठ क्या है, इसलिए अपने आप को मनहूस मत समझो। इतना कहते ही अथैया बालकनी से होकर के अपने रूम में जाने लगती है। अथैया रूम में कदम रख पाती इससे पहले ही अथर्व उसे पुकारते हुए उससे कहने लगता है, थैंक्स मुझे कातिल ना समझने के लिए। क्या मतलब तुम्हें कातिल ना समझूं? अरे मैंने कहा कि मुझे शक है, बस मुझे नहीं पता कि सच क्या है क्या नहीं है, इसलिए तुम्हें कहा है कि अपने आप को मनहूस मत समझो। अथर्व तुरंत मुस्कुराते हुए, अच्छा तो फिर तुमने मेरे लिए फास्ट क्यों रखा है? इसका मतलब तो यही है ना कि तुम मुझे बुरा नहीं समझती हो। अथैया अथर्व की ओर देखते हुए, तुम बुरे नहीं हो अथर्व, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे पति को मारा है कि नहीं, मगर तुमने मेरे बेटे के लिए जो भी किया है उसके लिए वह कोई नहीं कर पाया है। और एक बात, यह फास्ट तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे बच्चे के लिए है, कान्हा के लिए है, करवा चौथ का व्रत। हाँ, क्योंकि वो तुम्हें अपना हीरो मानता है, उसकी नज़र में तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं नहीं चाहती कि वह तुम्हें बुरा इंसान माने या तुम्हें अपने पिता का कातिल माने। करवा चौथ का दिन आते ही कान्हा मस्ती में नए कपड़े पहन करके बंगले में यहाँ से वहाँ राउंड मार रहा होता है। वह अपने हाथ में हेलीकॉप्टर लिए कभी सीढ़ियों पे तो कभी नीचे हाल में उसे उड़ाए जा रहा होता है। वहीं वह चलते चलते हुए किचन की तरफ आता है। किचन के पास आते ही वह अथर्व की माँ और अथर्व को कुछ बातें करते हुए सुनने लगता है। व्रत रखना चाहते हो? पागल हो बेटा, यह सब लड़कियां रखती हैं, लड़के नहीं। अथर्व अपनी माँ को समझाते हुए, माँ मैंने तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मैंने भी सुना है आजकल लड़के भी रखते हैं। वसुधा अपने बेटे को समझाते हुए, वह लड़के तो पागल है, हमारे रीत रिवाजों का मजाक बनाते रहते हैं। अरे यह लड़कियों का व्रत होता है तो इसे लड़कियां ही रखेंगी ना। अच्छा यह बताओ किसके लिए रखना चाहते हो? अथर्व अपनी माँ को देखते हुए, माँ आपको पता तो है, वसुधा अथर्व को समझाते हुए, मतलब तुम अथैया के लिए रखना चाहते हो, मगर बेटा तुम उसके लिए कैसे व्रत रख सकते हो? तुम्हें पता है ना कि ओ। अथर्व अपनी माँ को समझाते हुए, हाँ जानता हूँ,
मगर माँ क्या भगवान मुझे वो नहीं देगा जो मैं चाहता हूँ? क्या वह भी पहले लड़का और लड़की देखेगा? उसके लिए तो हम सब एक हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं रख सकता व्रत? उसने व्रत रखा है माँ, इसलिए मैं भी उसके लिए रखना चाहता हूँ। वसुधा अपने बेटे के सिर को छूते हुए, ठीक है तेरी मर्जी, मगर चुपचाप व्रत रखना, किसी को भनक मत लगने देना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अथैया ही मेरे घर की बहू रहे। यह सुनते ही कान्हा तुरंत अपने हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़ करके चला जाता है। वह दौड़ते हुए सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। वह चलते हुए अपने रूम के पास आ पहुंचता है। कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है, इसलिए वह तुरंत अंदर चला जाता है। अंदर आते ही वह अपनी माँ अथैया के सामने उछलने लगता है। उसे इस तरह से उछलता हुआ देख करके अथैया जोर जोर से हंसने लगती है। तभी कान्हा अपनी माँ के सामने उछलते हुए उससे कहने लगता है, मम्मा मम्मा, पता है अथर्व ने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। आज सवेरे से ही उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अथैया मुस्कुराते हुए, नहीं बच्चा, वह मेरे लिए व्रत क्यों रखेगा भला? कान्हा मासूमियत से अथैया से, क्यों? जब आप अथर्व के लिए व्रत रख सकती हो तो क्या वह आपके लिए व्रत नहीं रख सकते हैं? अथैया अपने मन में बोलते हुए, अब इन्हें क्या बताऊं कि मैंने अथर्व के लिए नहीं बल्कि इसकी खुशी के लिए यह व्रत रखा है। मयंक के जाने के बाद यही तो है मेरा पूरा संसार। अगर इसके चेहरे से मुस्कान चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? कान्हा जल्दी जल्दी बोलते हुए, मम्मा बोलो ना, जब आप व्रत रख सकते हो तो वह क्यों नहीं रख सकते हैं व्रत? मम्मा बताओ ना। अथैया कान्हा को समझाते हुए, अच्छा बाबा अच्छा, बताती हूँ, पहले शांत हो जाओ। अथर्व एक लड़का है, एक बॉय है, और यह व्रत सिर्फ एक लड़की रख सकती है, कोई लड़का मतलब बॉय नहीं रख सकता। कान्हा फिर सवाल करते हुए, अच्छा ऐसा क्यों? अथैया अपने बेटे कान्हा से, अब इतना सब जानना है तो तुम्हें शाम को करवा चौथ के व्रत की कथा सुननी पड़ेगी। बताओ सुनोगे? कान्हा मुस्कुराते हुए अपनी माँ से, हाँ। इतना बोलते ही कान्हा फिर रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं अथैया यह सुन करके चौंक जाती है कि अथर्व उसके लिए व्रत रख रहा है। अथैया यह सब देख करके समझ जाती है कि अथर्व उसकी तरफ खींच रहा है, वह उसकी सहानुभूति को गलत तरीके से ले रहा है, वह उसकी सहानुभूति को प्यार समझ रहा है। अथैया यह सब सोचते हुए इधर उधर देखने लगती है। मधु अपने पति मयंक और अपने देवर आरव के साथ आखिरकार भोपाल आ पहुंचती है। भोपाल के रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही मयंक का छोटा भाई आरव टैक्सी वाले से कुछ बातचीत करने लगता है। कुछ ही समय बाद वह हाथ हिलाते हुए अपनी भाभी मधु और अपने भाई मयंक को टैक्सी के पास आने का इशारा करने लगता है। मधु अपने पति को सहारा देते हुए टैक्सी के पास आ पहुंचती है। टैक्सी के करीब आते ही उसे पता चलता है कि उसके देवर आरव टैक्सी वाले से भोपाल का सबसे सस्ता होटल का पता पूछ रहा था। कुछ ही समय में तीनों टैक्सी में सवार होते हैं और वहां से सीधे होटल की ओर चल पड़ते हैं। मधु अपने पति मयंक, जो कि हकीकत में उसका पति नहीं है, को विंडो सीट पर बैठा देखती है ताकि उसे बाहर शहर का दृश्य आसानी से दिखाई दे सके और उसे बीते हुए कुछ पल याद आ सके। मयंक भी विंडो सीट पे बैठे बैठे बाहर का दृश्य देखे जा रहा होता है, मगर अब तक उसे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया होता है जिससे उसे अपना बीता हुआ कल याद आ सके। मधु उसका हाथ थामे हुए उसके चेहरे को देखे जा रही होती है। मधु इस बात से अनजान है कि वह अपने पति नहीं बल्कि किसी और के पति के साथ जिंदगी बिता रही है। वह नहीं जानती है कि उसका पति मयंक अब इस दुनिया में नहीं है। वह अभी जिसके साथ है वह तो अथैया का मयंक है, ना कि उसका पति मयंक। शकल सूरत और नाम में भले दोनों एक जैसे हों, मगर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो इन्हें एक दूसरे से भिन्न करता है। कुछ ही समय बाद होटल आता है और मधु अपने पति को सहारा देते हुए टैक्सी से बाहर आ जाती है। उसका देवर आरव टैक्सी वाले को पैसे देते हुए अपनी भाभी के पास आता है और मुस्कुराते हुए तीनों होटल के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आरव तुरंत रूम बुक करने के लिए रिसेप्शन पे पहुंच जाता है। वहीं इधर होटल के हाल में मधु अपने पति मयंक के साथ चलते हुए रिसेप्शन की ओर आने लगती है। तभी अचानक से एक आदमी गलती से मयंक से टकरा जाता है। मयंक से टकराते ही वह आदमी सॉरी बोलते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। मधु तुरंत अपने
अपने पति को संभालते हुए उसके हाथ को पकड़ करके रिसेप्शन की ओर बढ़ जाती है। तभी वह बाहर जाता हुआ आदमी अपने कदम रोकते हुए मयंक की ओर देखने लगता है। वह आदमी अम्मा की बस्ती में रहने वाला राजू होता है। वह मयंक को देखते ही चौंक जाता है। इधर अथैया इस बात से बेहद नाराज होती है कि अथर्व ने भी उसके लिए करवा चौथ व्रत रखा है। वह गुस्से से नाक फुलाए हुए अथर्व को घर में इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उसकी नज़र बालकनी से नीचे गार्डन में पड़ती है। गार्डन में अथर्व और कान्हा एक साथ झूले पे बैठे हुए झूला झूल रहे होते हैं। दोनों को साथ में देख करके अथैया तुरंत सीढ़ियों से सीधे गार्डन में आ पहुंचती है। गार्डन में आते ही कान्हा अपनी माँ अथैया को देखता है। तभी अथैया अपने कान्हा को देखते हुए उससे कहने लगती है, कान्हा बच्चा, आप यहाँ हो और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। कान्हा तुरंत पूछते हुए, मम्मा मैं आपको बता करके तो आया था कि मैं अथर्व के पास जा रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अथैया परेशान होते हुए, बच्चा अंदर आपको दादी माँ बुला रही हैं। मैं तो अपने काम में बिजी थी और तुम कब वहां से चले गए मुझे पता ही नहीं चला। अब आप जल्दी से दादी माँ के पास जाओ, वह इंतजार कर रही है ना आपका। यह सुनते ही कान्हा तुरंत अथर्व की गोंद से नीचे उतर जाता है और दौड़ते हुए बंगले के अंदर चला जाता है। अब गार्डन में अथैया और अथर्व ही अकेले बचते हैं। अथैया उसे बेहद घूर कर देखे जा रही होती है। उसे इस तरह से देख करके अथर्व कभी अपनी आंखें इधर करता तो कभी उधर किए जा रहा होता है, मगर अथैया लगातार उसे घूरे जा रही होती है। यह देख करके अथर्व झूले से उठ करके खड़ा हो जाता है। तभी अथर्व उसे देखते हुए उससे कहने लगता है, क्या हुआ? ऐसे घूर करके क्यों देख रही हो जैसे तुम मुझे खा जाओगी? तुम क्या समझते हो खुद को? तुम बहुत अच्छे इंसान हो क्या कोई? अथर्व, हुआ क्या है यह तो बताओ, आखिर नाराज क्यों हो रही हो? अथैया, नाराज? किसने कहा था तुमसे मेरे लिए व्रत रखने को? तुम क्या सोचते हो कि मैं सचमुच में तुम्हारी बीबी हूं? तुम क्या अपने आप को भगवान मानते हो जो मेरे लिए व्रत रख रहे हो? याद रखो मिस्टर अथर्व, यह शादी सिर्फ एक नाटक है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ एक नाटक है जो दुनिया को दिखाने के लिए। इसलिए इस नाटक को सिर्फ नाटक ही रहने दो, इसे सच समझने की गलती मत करना। अथर्व, हो गया या और भी कुछ बोलना बाकी है? अथैया, यही बोलना है कि मेरी सहानुभूति को प्यार मत समझो। अथर्व, तुम एक अच्छे इंसान हो तो प्लीज मेरी नज़रों में मत गिरो। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने बेटे कान्हा की वजह से हूँ, उसके अच्छे फ्यूचर की वजह से हूँ। जो यह पत्नी बनने का नाटक कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए, इसलिए इस तरह के नाटक करना बंद करो। इतना बोलते ही अथैया वहां से जाने लगती है। तभी अथर्व उसे रोकते हुए पीछे से कहता है, अथर्व, यह व्रत भी मैंने उसके लिए ही रखा है ताकि उसे यह ना लगे कि उसकी माँ अकेली ही पूरा दिन भूखी रहेंगी और इस फास्ट को करेंगी। उसे यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं हूँ तुम दोनों के साथ, इसलिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ। अथैया, मतलब तुम कान्हा के लिए? अथर्व अथैया की आंखों को देखते हुए, हाँ, मैं भी यह सिर्फ उसके लिए ही कर रहा हूँ। मुझे प्यार है, पर उस नन्हे और नादान बच्चे से जो इस घर में हमेशा मेरा इंतजार करता है, उसका दिल मैं नहीं तोड़ सकता। अथैया, अगर मुझे प्यार होता तो इतना इंतजार नहीं करता। यह सुनते ही अथैया धीरे से उसकी ओर देखते हुए कहने लगती है। अथैया अथर्व की बातें सुन करके, सॉरी, इतना कहते ही अचानक से बंगले के अंदर से वसुधा की आवाज़ सुनाई देती है। वसुधा की आवाज़ सुनते ही अथर्व अथैया को देखते हुए कहने लगती है। अथैया हड़बड़ाते हुए, तुम्हारी माँ बुला रही हैं, मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही अथैया वहां से चली जाती है। वहीं अथर्व इस बात को अच्छे से जानता है कि अब उसका दिल उसकी इस बात को भी नहीं मानता है, बल्कि अब तो उसके ओंठ भी बार बार सिर्फ अथैया के नाम को ही दोहराते रहते हैं। अथैया को जाता हुआ देखते हुए अथर्व मुस्कुराते हुए अपने दिल पे पत्थर रख करके वहीं झूले पे बैठ जाता है और अथैया से मन ही मन कहने लगता है, अथैया, झूठ कहा था मैंने, सच तो यही है
कि यह व्रत तुम्हारे लिए है। ना चाह करके भी ना जाने क्यों मैं तुम्हारी ओर किसी चुंबक की तरह खींचा चला जा रहा हूँ। क्या करूँ क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। इधर अम्मा की पूरी नजर शिवराज और उसके परिवार के ऊपर होती है। अम्मा जल्द से जल्द अपनी बेटी को उस घर का हिस्सा बनाना चाहती हैं, इसलिए उसने इस कहानी को इस तरह से रचा है जिससे उसकी बेटी उस घर में पहुंच जाए। अम्मा अपने कमरे में बैठी वही सोचे जा रही होती हैं कि अब आगे क्या किया जाए। तभी कमरे के अंदर एक आदमी हाँफते हुए आता है। उस आदमी को कमरे में आता हुआ देखते ही अम्मा तुरंत खड़े होकर के उस आदमी को देखने लगती है। वह आदमी बेहद पसीने पसीने हो रहा होता है, उसका पूरा शरीर भीगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। तभी अम्मा उससे कहने लगती हैं, अम्मा क्या हुआ राजू, इतना हाँफ क्यों रहा है। अम्मा उस आदमी को देखते हुए, क्या बात है, हुआ काहे के इतना परेशान हो रहे हो। आदमी हाँफते हुए अम्मा से, अम्मा जी परेशान होने की बात है, जो बात अगर हम आपको बताएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगी। अम्मा उसे हड़बड़ाते हुए देखते हुए, आखिर बात क्या है पहले बताओ तो। आदमी हड़बड़ाते हुए, ओ अम्मा जी अथैया। अम्मा चौंकते हुए, अथैया। आदमी हड़बड़ाते हुए अम्मा से, मतलब अथैया का पति मयंक, आज हमने उसे सड़क पे देखा अम्मा जी। अम्मा आदमी को देखते हुए, क्या कह रहे हो, वो तो मर चुका है, हमें अच्छे से याद है, हमने उसकी कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। उसका एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि बचने का कोई चांस ही नहीं था। हमें तो लग रहा था कि तुमने आज सवेरे से ही चढ़ा ली है। जेई मारे किसी और को देख करके मयंक बता रहे हो। इधर अथैया वसुधा के रूम में बैठी उसे तैयार कर रही होती है। वसुधा उसके हाथों से तैयार हो करके बेहद खुश हो रही होती है। रूम में उन दोनों के अलावा कान्हा भी बैठ करके यह सब देख रहा होता है। तभी वसुधा अथैया की ओर देखते हुए कहने लगती है, वसुधा अथैया की ओर देखते हुए, अथैया बेटा पूजा का समय हो रहा है, तुम जाकर के अथर्व को बुला लाओ। अथैया मुस्कुराते हुए, जी माँ मैं अभी बोल करके आती हूँ। इतना बोलते ही वह वसुधा के रूम से बाहर निकल जाती है। इधर वह चलते हुए अपने रूम की ओर बढ़ती है। अपने रूम में पहुंचते ही वह दरवाजे को खोल करके अंदर चली जाती है। वह अंदर जैसे ही कदम रखती है तो वह अपने सामने अथर्व को बिना शर्ट के देखती है। उसे देखते ही अथैया तुरंत अपनी आंखों पे उंगलियां रख लेती है। तो वहीं अथर्व भी तुरंत पलंग पे पड़ी तौलिया उठा करके अपने शरीर को ढकने लगता है। वह अपने आप को ढकते हुए अथैया से कहने लगता है, तुम नॉक करके कमरे में नहीं आ सकते। अथैया आंखों पे हाथ रखते हुए, और तुम दरवाजा बंद करके कपड़े नहीं पहन सकते क्या। अथर्व अपना कुर्ता ढूंढते हुए, अरे यह मेरा रूम है। अथैया आंख बंद किए हुए, मगर शायद तुम भूल रहे हो कि यह रूम अब 2 लोगों का और है, इसलिए इस तरह से न्यूड हो करके मत घूमा करो। अथर्व अथैया की ओर देखते हुए, न्यूड हो करके मत घूमा करो से तुम्हारा क्या मतलब है। मैं क्या पूरे शरीर में न्यूड होकर के घूम रहा हूँ। अपने रूम में हूँ, दरवाजा लॉक करने की कोशिश कर रहा था, मगर ना जाने क्यों लॉक ही नहीं हो रहा था। अथैया अथर्व से बोलते हुए, ठीक है तैयार हो जाओ तो नीचे गार्डन में आ जाना, पूजा का समय हो रहा है, पूरे दिन से भूखे हो, पूजा करके कुछ खा पी लो। इतने में अथर्व को उसका कुर्ता मिल जाता है। कुर्ता मिलते ही तुरंत अथर्व उसे पहन लेता है। कुर्ता पहनने के बाद वह अथैया की ओर देखने लगता है। अथैया अभी भी अपनी आंखों पर उंगलियां रखे हुए उससे बातें किए जा रही होती है। उसे उस तरह से देख करके अथर्व मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है, अब तुम हाथ अपनी आंखों से हटा सकती हो। यह सुनते ही अथैया अपनी आंखों से हाथ हटा लेती है। वह अथर्व को सफेद कुर्ते में देखती है। उस सफेद कुर्ते पर गोल्डन धारियां बनी हुई होती हैं। वह कुर्ता उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी अचानक से पीछे से अथैया का बेटा कान्हा अथैया से कहने लगता है, मम्मा बताओ अथर्व कैसे लग रहे हैं। जानती हो यह लेने आज हम दोनों साथ गए थे, यह मेरी पसंद से लिया है इन्होंने। मम्मा बोलो ना अथर्व से कि वह अच्छा लग रहा है कि नहीं। यह कुर्ता तुम पर खिल रहा है, अच्छे लग रहे हो। अथर्व अथैया की आंखों में देखते हुए, बस अच्छा लग रहा हूँ। अथैया अथर्व की ओर देखते हुए, हाँ अब तुम्हें मिस्टर इंडिया का अवार्ड तो नहीं दे दूंगी, अच्छे लग रहे हो। इतना कहते ही अथैया रूम से चली जाती है। इधर रूम में अथर्व और कान्हा एक दूसरे को देखते हुए कहने लगते हैं। अथर्व और कान्हा दोनों एक दूसरे से कभी हैंडसम नहीं कह सकती। अथर्व कान्हा को देखते हुए, चलो इसे तो समझ नहीं आया, अब थोड़ी दादी माँ की भी राय ले लें। शाम की पूजा के लिए पूरा परिवार गार्डन में आ पहुंचता है।
कुछ ही देर में अथैया भी गार्डन में आ पहुंचती है। अथैया वहीं सीढ़ियों पर बैठकर के वसुधा को करवा माँ की पूजा करते हुए देख रही होती है। वह लाल साड़ी पहने ठुड्डी पे हाथ रखे हुए अथर्व के पूरे परिवार को देखे जा रही होती है। गार्डन में कान्हा और अथर्व एक दूसरे का हाथ थामे हुए करवा चौथ की कहानी सुने जा रहे होते हैं। कहानी के कुछ बोल अथैया के कानों तक आ पहुंच रहे होते हैं। उन शब्दों को सुनते ही अथैया को वह पल याद आ जाता है जब उसने मयंक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। मगर उस दिन मयंक देर रात घर लौटा था। वह बेहद जख्मी हालत में था। ना जाने उसके ऊपर किसने हमला किया था। अपने पति मयंक को देख करके उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया था। उसकी याद आते ही अथैया की आंखों से नदियां बह उठती हैं। तभी अथैया उठ करके खड़ी हो जाती है और दौड़ते हुए सीधे अपने रूम में चली जाती है। कमरे में आते ही अथैया जोर से चीखते हुए रोने लगती है। उसके चीख सुनते ही अथर्व तुरंत बंगले के अंदर चला जाता। घर के बाकी लोग भी पलट करके बंगले की ओर देखने लगते हैं। तभी कान्हा भी बंगले की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है। वह अपने कदम बढ़ा पाता उससे पहले वसुधा उसके हाथ को पकड़ करके कहने लगती है। वसुधा कान्हा की ओर देखते हुए, कान्हा बेटा, कान्हा जा रहे हो, कहानी नहीं सुनोगे? कान्हा वसुधा की ओर देखते हुए, दादी माँ व मम्मा, वसुधा समझाते हुए, मम्मा बेटा वह ना किसी चीज से डर गई होंगी। अथर्व गया है ना, वो अभी ले आएगा अथैया को, ठीक है? आप जब तक कहानी सुनो। इधर अथैया दरवाजे के पास खड़ी धीरे धीरे सिसक सिसक करके रोए जा रही होती है। तभी अथर्व अपने रूम के पास आ पहुंचता है। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है मगर रूम अंदर से लॉक होता है, जिस वजह से वह इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा होता है। यह देख करके अथर्व तुरंत अथैया से कहने लगता है। अथर्व परेशान होते हुए, अथैया अथैया क्या तुम ठीक हो? तुम अचानक वहां से क्यों चली गई? अथैया बोलो, क्या तुम ठीक हो? अथैया रोते हुए अथर्व से, जो दुनिया से चला जाता है उसे क्या पता कि उसके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है अथर्व कि मैं ठीक हूं या नहीं? खुश होने का नाटक करती हूं अथर्व, मगर मैं खुश नहीं हूं। याद आती है मुझे उसकी। अथर्व अथैया को समझाते हुए, जानता हूं अथैया, मगर अगर तुम ही टूट जाओगी तो मयंक के अंश का कौन देखेगा? कान्हा को कौन देखेगा? अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो क्या कभी सोचा है तुमने कि कान्हा के दिमाग पे इसका क्या असर पड़ेगा? इतना बोलने के बाद भी अथैया जोर जोर से रोए जा रही होती है। वह बेहद कोशिश कर रही होती है मगर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही होती है। तभी अथर्व जोर से अपने कंधे को दरवाजे पे मारता है और एक बार अथैया से कहता है, अथैया जो जा चुका है उसके लिए कब तक रोती रहोगी? मयंक भले इस दुनिया से नहीं है मगर उसका अंश तो तुम्हारे पास है। अथैया उस मासूम बच्चे के बारे में तो सोचो। तुमने सोचा था अथर्व मयंक का एक्सीडेंट करने से पहले कि उसके जाने के बाद कान्हा और मैं कैसी जीऊंगी? नहीं ना, नहीं सोचा था ना अथर्व। ना उस दिन तुम मयंक का एक्सीडेंट करते और ना मेरा सिंदूर मिटता। अथर्व अथैया को समझाते हुए, अथैया जानता हूँ कि तुम्हारा गुनहगार हूँ मैं, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे दोनों का। उसे उसका पिता नहीं लौटा सकता, इसलिए तो उसकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अथैया मुजरिम हूँ मैं तुम्हारा, मगर इसकी सजा उस मासूम को मत दो। वह इंतजार कर रहा है तुम्हारा। प्लीज बाहर आ जाओ। देखो अगर तुम बाहर नहीं आओगी तो मैं इस दरवाजे को तोड़ करके अंदर आ जाऊंगा। अथैया अभी भी दरवाजे को खोल नहीं रही होती है। तभी अथर्व घबराते हुए कंधे से दरवाजे को जोर से धक्का देता है। अभी भी अथैया दरवाजा नहीं खोलती। यह देख करके अथर्व अपने कदम पीछे की ओर करता है और जोर से दौड़ते हुए दरवाजे पे धक्का मारने लगता है। वह दरवाजे पे धक्का मारता उससे पहले ही अथैया दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही अथैया अथर्व को अपने पास आते हुए देखता है। तभी अथर्व और अथैया एक दूसरे से टकरा जाते हैं। टकराते ही अथैया और अथर्व दोनों पीछे पलंग पे गिर पड़ते हैं। पलंग पे गिरते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। अथैया गहरी सांसें लेते हुए पलंग पे उसकी आंखों को देखे जा रही होती है। वहीं अथर्व अथैया के ठीक ऊपर होता है मगर अथर्व अपने आप को हाथों की मदद से रोके हुए होता है। वह पलंग पे इस तरह से हाथ रख लेता है जिससे अथर्व का शरीर अथैया के ऊपर जरूर होता है मगर उसके शरीर से दूर भी होता है। अचानक से अथर्व के गले में डाला रुद्राक्ष का लॉकेट उसके कुर्ते से बाहर निकल आता है। वह ठीक से अथैया की आंखों के पास आ जाता है। आज पहली बार अथैया को अपने शरीर में अजीब सा लग रहा होता है। उसके
रोंगटे अचानक से खड़े होने लगते हैं। वह थरथराते हुए ओंठों से अचानक ही अथर्व से कहने लगती है। अथैया अथर्व की आंखों को देखते हुए, अथर्व यह क्या बेहूदगी है। अथर्व उठते हुए, सॉरी, इतना बोलते ही अथर्व तुरंत उठ करके खड़ा हो जाता है। खड़े होते ही अथर्व उसकी ओर अपनी हथेली करता है। अथर्व की हथेलियों को देखते ही अथैया धीरे से उसकी ओर अपनी हथेली कर देती है। तभी अथर्व उसकी हथेली को थाम करके अपनी ओर खींच लेता है। अथैया ठीक अथर्व के ओंठ के पास आकर के ठहर जाती है। यह देखते ही अथर्व इधर उधर देखने लगता है। वहीं अथैया हल्का सा खांस करके वहां से चली जाती है। करवा चौथ व्रत की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा का अर्घ दिया जाता है और अपने व्रत को तोड़ा जाता है। वहीं अथैया भी अपने व्रत को पानी पी करके तोड़ने लगती है, मगर तभी कान्हा अपनी माँ अथैया से कहने लगता है। कान्हा अथैया को देखते हुए, मम्मा यह क्या कर रही हो आप। अथैया कान्हा को समझाते हुए, बच्चा पूजा हो गई है, अब व्रत तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। मम्मा अब पूरी रात तो भूखी नहीं रह सकती ना। कान्हा वसुधा और शिवराज को देखते हुए, मम्मा मगर आप तो खुद पानी पी रही हो। दादी माँ को तो दादू ने अपने हाथों से पानी पिलाया और उनका व्रत तोड़वाया, आप भी करो ना। यह सुनते ही अथैया परेशान होते हुए अथर्व को देखने लगती है। वहीं अथर्व एक गहरी सांस लेते हुए उसे समझाने के लिए आगे की ओर आने लगता है। तभी कान्हा अथर्व को देखते हुए उससे कहने लगता है, कान्हा मासूमियत से, अथर्व आओ ना, मम्मा को पानी पिला करके उनका व्रत खुलवाओ ना। अथर्व क्या कर रहे हो, आओ ना। तभी कान्हा तुरंत वसुधा की ओर देखते हुए वसुधा और शिवराज से कहने लगता है। कान्हा शिवराज और वसुधा से, दादी दादू आप अथर्व से बोलिए ना कि यह मम्मा को पानी पिलाएं। जैसे आप दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके अपना व्रत पूरा किया, वैसे अथर्व को भी पूरा करने को बोलिए ना। अगर यह पानी नहीं पिएंगे तो मम्मा का व्रत कैसे पूरा होगा। अथैया ग्लास पे हाथ रखते हुए, कान्हा बच्चा मैं खुद पी लूंगी, कोई बात नहीं। कान्हा अथैया और अथर्व से, नहीं, जैसे दादू ने पानी पिलाया मुझे भी वैसा ही देखना है, मम्मा आप भी पी लीजिए ना। अथर्व आओ ना। यह सुनते ही शिवराज भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे अथर्व से कहने लगता है। शिवराज अथर्व को देखते हुए, हाँ अथर्व जाओ भाई, उसका व्रत पूरा करवाओ भाई, अब वो पूरी रात थोड़े ना भूखी रहेगी। वहीं गार्डन में किनारे की ओर खड़ी सरस्वती, नैना और मैना जल करके राख हुई जा रही होती हैं। नैना और मैना तो एक दूसरे को देखते हुए आपस में अथर्व और अथैया की बुराइयां किए जा रही होती हैं। एक बार फिर कान्हा अथर्व को अपने पास बुलाता है और अथैया को पानी पिलाने के लिए कहने लगता है। आखिरकार अथर्व और अथैया को कान्हा की जिद के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अथर्व चलते हुए ठीक अथैया के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तभी कान्हा जल्दी से अथर्व के हाथ में पानी का गिलास पकड़ा देता है। अथर्व गहरी सांस लेते हुए गिलास अथैया के ओंठ पे रखते हुए उसकी आंखों को देखने लगता है। अथैया भी धीरे से अपने ओंठ गिलास पे रखते हुए अथर्व की आंखों को देखने लगती है। वह आंखों ही आंखों में उससे कहने लगती है। अथैया आंखों से कहते हुए, यह भी उसके लिए है। अथर्व आंखों से बोलते हुए, पता है मुझे। तभी दोनों मुस्कुराते हुए कान्हा की ओर देखते हैं। कान्हा मुस्कुराते हुए डांस करने लगता है। यह देख करके अथैया और अथर्व के चेहरे पर भी मुस्कुराहट खिल उठती है। कुछ दिनों के बाद कान्हा स्कूल से घर आ करके अथैया को स्कूल के तरफ से दिया वह बताता है कि उसके प्रिंसिपल ने इस पेपर पर मम्मी और पापा का साइन मांगा है। अथैया उसमें पढ़ती है कि बच्चों के लिए स्पेशल टूर पैकेज बनाया गया है, जिसमें बच्चे फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ पढ़ाई और कुछ मनोरंजक खेल खेलेंगे। बच्चों को कोई एजुकेटिव सिखाई जाएगी, जिससे वह आगे आने वाले समय पर खुद से आगे चल करके काम कर सकें। बच्चों के बीच में रह करके वह एक दूसरे की मदद और इंसानियत के बारे में अच्छी तरह से सीख पाएंगे। या पढ़ने के बाद अथैया तुरंत उस पर साइन कर देती है ताकि उसका बच्चा भी इस टूर में जा सके और स्कूल के बच्चों के साथ बढ़ चढ़ करके भाग ले सके। जहां अथैया इस बात से बेहद खुश होती है तो वहीं अथर्व इस बात से बेहद दुखी हो जाता है। वह कान्हा से इस कदर जुड़ चुका है कि उसे दूर होना उसे गंवारा नहीं है। मगर अथैया के बेहद समझाने के बाद आखिरकार अथर्व भी उसके
ऊपर साइन कर देता है और कान्हा तैयार हो जाता है टूर पे जाने के लिए। अगले दिन अथर्व के बंगले के बाहर बस कान्हा को पिक करने के लिए आ पहुंचती है। अथर्व कान्हा का हाथ थामे बंगले से बाहर खड़ा हुआ होता है। कान्हा मुस्कुराते हुए अथर्व के हाथ को थामे हुए उसे देखे जा रहा होता है। कान्हा महसूस कर पा रहा होता है कि अथर्व को कितना दुख हो रहा है। वहीं दोनों के ठीक पीछे खड़ी अथैया दोनों को देखते हुए मुस्कुरा रही होती है। तभी कान्हा अथर्व के नीचे सिर करने को कहता है। अथर्व धीरे से अपना सिर झुका करके उसकी ओर देखने लगता है। अथर्व के चेहरे पर उदासी छलक रही होती है। यह देखते ही कान्हा तुरंत उसके गले लग जाता है और कहने लगता है, अथर्व आप उदास क्यों हो रहे हो? मैं तो 5 दिन बाद आ जाऊंगा। मैं कहीं बाहर थोड़े ना जा रहा हूँ, यहीं तो हूँ आपके पास। वापस आकर के हम दोनों वॉकिंग डेड खेलेंगे। हमने अभी उसे पूरा किया है, पता है ब्रो। अब तू जा रहा है और जल्दी से वापस आना, फिर हम दोनों साथ बैठ करके खेलेंगे और खाएंगे काजू की खीर। कान्हा खुश होते हुए, काजू की खीर? तभी अथैया उसके पास आती है और उसके माथे को चूमते हुए उससे कहने लगती है। अथैया कान्हा के माथे को चूमते हुए, हाँ बच्चा, अब आप जाओ और अपना ख्याल रखना, किसी को तंग मत करना। कान्हा बस पे चढ़ते हुए, ओके मम्मा, बाय अथर्व। अथर्व मुस्कुराते हुए, बाय कान्हा, अपना ख्याल रखना। कान्हा के घर से जाते ही अथर्व बेहद उदास हो जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा होता है। वह बार बार कान्हा के बारे में सोचे जा रहा होता है। वहीं कान्हा भी बस में बैठा बैठा अथर्व और अथैया को याद कर रहा होता है। अथर्व सोफे पे बैठा मुंह लटकाए हुए फर्श को देखे जा रहा होता है। तभी रूम में अथैया आती है और वह अथर्व को इस तरह बैठा देख करके उससे कहने लगती है। अथैया मुस्कुराते हुए, क्या हुआ? ऐसा सूजा हुआ मुंह लेकर के क्यों बैठे हुए हो? अथर्व नाराज होते हुए, तुम्हें नहीं पता, हमारा बच्चा मतलब तुम्हारा बेटा टूर पर गया हुआ है। अथैया मुस्कुराते हुए अथर्व से, अच्छा तो यह बात है, याद आ रही है अथर्व बाबू को? चलो किसी की दूरी तो तुम्हें तड़पा रही है, चलो अब कान्हा तो नहीं है, किताबें ही पढ़ लेते हैं। अथर्व चौंकते हुए अथैया से, अरे तुम्हें याद नहीं आ रही है उसकी? अरे यह सुनते ही अथैया मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास उठाती है और उसे उठा करके पलंग पर बैठ जाती है। वह पढ़ते हुए अथर्व की ओर देखती है और उसकी बातों का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि वह साहसी बने, ना कि डरपोक, इसलिए उसे भेज दिया ताकि उसे बाहर की दुनिया भी दिखाई दे। अथर्व अथैया को देखते हुए, अथैया मगर मैं क्या करूं अकेला, उसके बिना तो एक पल भी मुश्किल से बीत रहा है मेरा। अथैया मुस्कुराते हुए अथर्व से, अथर्व तुम्हारे रूम में बहुत सी ऐसी चीज है जिससे तुम अपना मन लगा सकते हो। किताबें पढ़ो, वेब सीरीज देखो या कोई गेम खेल लो, तुम्हारी मर्जी है, जो चाहे वो करो, अब यह रूम तुम्हारा हुआ है। अथर्व मुस्कुराते हुए, वैसे तुम ठीक कह रही हो। इतना कहते ही अथर्व वीडियो गेम खेलने लगता है। इधर अथैया बैठे बैठे किताब को डीपली पढ़ रही होती है। तभी अथर्व परेशान होता हुआ उठ जाता है और अपने हाथ से कंट्रोलर को वहीं सोफे पे रख देता है। यह देखते ही अथैया भी उसकी ओर देखने लगती है। तभी अथर्व उसे देखते हुए उससे कहने लगता है, अथर्व कंट्रोलर फेंकते हुए, अरे मुझे याद आ रही है उसकी। कैसी माँ हो तुम? तुम्हें याद नहीं आ रही है उसकी? मुझे जाना है उससे मिलने के लिए, मैं तो चला। अथैया अथर्व को समझाते हुए, अथर्व यह कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या कहते थे तुम मुझसे कि उसे अकेला रहना भी सिखाना होगा? अगर तुम वहाँ चले जाओगे तो वह अकेला रहना कब सीखेगा? यह टूर बच्चों के लिए है, इसलिए करवाया जाता है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटी भी सीख सकें, इसलिए तुम वहाँ नहीं जाओगे। अथर्व भागते हुए, अच्छा रोक करके दिखाओ। इतना कहते ही अथर्व रूम से बाहर निकल जाता है। अथर्व को रूम से बाहर जाता देख करके अथैया उसका पीछा करने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है। दोनों कभी यहाँ तो कभी वहां दौड़े जा रहे होते हैं। अथर्व आगे आगे और अथैया उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे उसका नाम पुकारते हुए उसे रोके जा रही होती है। अथर्व पूरे बंगले में अथैया के आगे आगे भागने लगता है। अथर्व के चेहरे पर मुस्कान तो वहीं अथैया के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कान दिखाई दे रही होती है। तभी अथर्व भागते हुए बंगले के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अथर्व दरवाजे के पास पहुंच करके देखता है अथैया गुस्सा हो करके उससे कहने लगती है, अथर्व क्यों बच्चे जैसी जिद कर रहे हो? वह आज पहली बार अकेला रहेगा और वैसे भी उस दिन तुमने ही तो कहा था कि कान्हा को मुझे अकेला रहना भी सिखाना चाहिए।
अथर्व दरवाजा खोलते हुए। अच्छा, मैंने कहा था, अथैया अथर्व के चेहरे को देखते हुए। हाँ अथर्व, तुमने ही तो कहा था उसे मुझे मेरे बिना रहना सिखाना होगा। अब जब मैं उसे उड़ने के लिए खुला आसमान दे रही हूँ तो तुम उसे क्यों उड़ने नहीं दे रहे हो? अथर्व दरवाजे के पास खड़े होते हुए। मगर अथैया प्लीज एक बार मिलने दो ना। अथैया अथर्व को देखते हुए। अरे फिर जिद कर रहे हो, मतलब तुम मानोगे नहीं? अथर्व मुस्कुराते हुए। नहीं। इतना कहते ही अथर्व दरवाजा खोल करके बंगले से बाहर निकल जाता है। यह देखते ही अथैया भी दौड़ते हुए उसका पीछा करने लगती है। अथर्व दौड़ते हुए गार्डन की तरफ भागने लगता है, वहीं अथैया भी दौड़ते हुए उसका पीछा करते हुए गार्डन में आ पहुंचती है। अथर्व धीरे धीरे अपने कदम पीछे करते हुए अथैया के चेहरे को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। वहीं अथैया गुस्से से उसे देखते हुए उसके करीब आने लगती है। अथैया उसके पास आ पाती इससे पहले ही अचानक से अथैया का पैर गार्डन में पड़ी एक पाइप में फंस जाता है और वह लड़खड़ाते हुए सामने खड़े अथर्व के ऊपर गिर जाती है। अथर्व अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगता है मगर वह भी अपने आप को संभाल नहीं पाता है और सीधे अथैया के साथ घास पे गिर जाता है। वहीं अथैया के पैर की वजह से पाइप मोटर से बाहर निकल जाता है और मोटर से पानी सीधे बाहर बौछार की तरह बरसने लगता है। अथैया अथर्व के सीने पे लेटी उसकी आंखों को देखे जा रही होती है। वहीं अथर्व भी भीगते हुए उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। पानी दोनों को भिगोए जा रहा होता है। अथैया उसकी आंखों में इस कदर खोने लगती है कि वह यह भी भूल जाती है कि वह अथर्व का पीछा किस वजह से कर रही थी। अथैया की जुल्फें अथर्व के ठीक ऊपर होती हैं, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। अथर्व गहरी सांस लेते हुए उसके ओंठ तो कभी उसकी आंखों को देखने लगता है। तभी अथर्व धीरे से अपनी उंगलियों से उसकी जुल्फों को उसके कान के पीछे कर देता है। अथैया उसके ऊपर लेटी सब कुछ भूल चुकी होती है। वह यह भी भूल जाती है कि उसका एक बीता हुआ कल भी है जिसे शायद वह अभी भूल गई है। अथैया की भीगी जुल्फे पीछे करते ही भीगा हुआ अथर्व ऊपर की ओर उठते हुए उसके ओंठ के करीब आने लगता है। वहीं अथैया भी सब भूल करके उसके करीब आने लगती है। तभी बैकग्राउंड में एक मधुर गीत बज उठता है। अथर्व के ओंठ को अपने करीब आता हुआ देख करके अथैया को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे अथैया की रूह भी चाहती है कि अथर्व उसके करीब आए। अथैया अपनी नजरें झुकाए धीरे धीरे पीछे की ओर होने लगती है। वहीं अथर्व धीरे धीरे उसके ओंठ को देखते हुए उसके करीब आने की कोशिश किए जा रहा होता है और एक मधुर संगीत उसके दिमाग में चल रहा होता है। तेरी लाग ऐसी लगी रैन सारी सारी जगी। अथैया के अपने आप को संभालने के बावजूद भी आखिरकार अथर्व अपना होश खो बैठता है और अथैया के ओंठों पर अपने ओंठ रख देता है। वहीं यह देखते ही अथैया की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। अथर्व अपना होश खो करके भीगते हुए अपने ओंठ को चूमे जा रहा होता है। वहीं अथैया आंख बंद किए हुए उसे यह सब करने दे रही होती है। इतने में ही उसकी आंख बंद आंखों से उसे उसका पति मयंक दिखाई देता है। अपनी बंद आंखों में मयंक को देखते ही अथैया को होश आता है और उसे पता चलता है कि वह क्या कर रही है। तभी अथैया अथर्व को खुद से दूर करते हुए उठ करके खड़ी हो जाती है। अथैया को खड़ा होता हुआ देख करके तुरंत अथर्व उठ करके खड़ा हो जाता है। अथैया की आंखों में अचानक से आंसू भर आते हैं। अथैया की आंखों में आंसू देखते ही अथर्व तुरंत उसके हाथों को पकड़ करके कहने लगता है, अथैया सॉरी मैंने यह सब जानबूझ करके नहीं किया। अथैया प्लीज मुझ पर विश्वास करो। अथर्व जैसे ही उसके हाथ को पकड़ता है उसी समय अथैया उसके हाथ को अपने हाथ से हटा देती है। यह देखते ही अथर्व फिर से अथैया से सॉरी कहने लगता है। अथैया की आंखों में आंसुओं के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई दे रहा होता है। वह उसके हाथ को झटक करके उसके चेहरे पर जोर से एक चांटा जड़ देती है। अथर्व तुरंत उसके हाथों को पकड़ते हुए कोशिश करते हुए उससे कहने लगता है। अथर्व नम आंखों से कहते हुए, अथैया यह मैंने जानबूझ करके नहीं किया, मेरा यकीन करो अथैया, प्लीज अथैया। अच्छा कितने भोले बन रहे हो तुम्हें मैं शुरू से देख रही हूँ। तुम ना जाने कब से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे और अब जब तुम्हें मेरे करीब आने का मौका मिला तो तुमने छी। मुझे तो अब लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ
कान्हा की वजह से नहीं लाए हो, बल्कि तुम अपनी प्यास बुझाने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। अथर्व अथैया को समझाते हुए, अथैया तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अथैया तुम मुझे गलत समझ रही हो। अथैया रोते हुए अथर्व से, गलत? अगर तुम गलत नहीं हो तो फिर यह सब क्या था? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी करोगे उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगी? मैंने पहले भी कहा था मेरे करीब मत आओ, फिर क्यों आए तुम मेरे करीब? यह जानते हुए भी कि मैं किसी की विधवा हूँ तुम मेरे करीब आए, इसका क्या मतलब समझूं मैं? तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बारे में कुछ भी मत सोचना, मगर फिर भी। अथर्व घुटनों पे बैठते हुए, अथैया यह सब मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, मैं बहक गया था अथैया। अथैया तुम मेरे इतने करीब थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, गलती हो गई अथैया, माफ़ी मांगता हूँ तुमसे, प्लीज़ माफ़ कर दो। अथैया आगे से मैं तुम्हारे कभी करीब नहीं आऊँगा, सच कह रहा हूँ। अथैया अथर्व की आंखों में देखते हुए, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है अथर्व, तुम हर बार ऐसा ही बोलते हो और फिर मेरे करीब आने लगते हो। मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ी हैं अथर्व, इसलिए अब और नहीं, मैं समझ चुकी हूँ अथर्व कि तुम किस तरह के इंसान हो। यह बोलते ही अथैया दौड़ते हुए गार्डन से जाने लगती है और वह 2 कदम ही चली होती है कि तभी अथर्व पीछे से उससे कहता है, अथर्व पीछे से बोलते हुए, अथैया अगर तुमने मेरी आंखें पढ़ी है तो बताओ क्या पढ़ा है तुमने इन आंखों में? क्या सच में मैं तुम्हें गंदी निगाहों से देखता हूँ? इन आंखों में तो सब लिखा होगा ना, तो बताओ कि क्या पढ़ा है तुमने? यह पढ़ा है तुमने कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए लाया हूँ? क्या मैं सच में मैं इतना बुरा इंसान हूं कि मुझे देख करके तुम छी बोलो? नहीं अथैया, अगर तुमने मेरी आंखों में यह सब पढ़ा है तो इसका मतलब तुम्हें आंखें पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वह सब तुमने गलत पढ़ा है। मैंने आज तक तुम्हें कभी गलत निगाहों से नहीं देखा। यह सुनते ही अथैया गुस्से से वहां चली जाती है। इधर भीगते हुए अथर्व उसे जाते हुए देखे जा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से उसने अथैया को किस कैसे कर लिया, आखिर वह खुद को काबू में क्यों नहीं कर पाया। यह सोचते हुए अथर्व धीरे से अपने बालों पे हाथ फेरते हुए उसे पीछे की ओर करते हुए वहां से चला जाता है। इधर अम्मा को जैसे ही यह पता चलता है कि अथैया का पति मयंक भोपाल में आ गया है, वह परेशान होकर के उसे भोपाल शहर के कोने कोने में ढूंढने लगती है। अम्मा कार में बैठी बैठी हर गली हर मोहल्ले के चक्कर काटने लगती है। इसी बीच अम्मा की कार व्हाइट हाउस नाम के एक होटल के पास आकर के रुक जाती है। यह वही होटल होता है जिस होटल में मधु अथैया के पति मयंक के साथ आकर के रुकी हुई है। कार के अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, जिसमें कि राजू पनवाड़ी की दुकान, तो बाकी 2 लोग होटल के अंदर चले जाते हैं। पनवाड़ी की दुकान पर गया हुआ व्यक्ति कुछ ही समय में वापस आ जाता है और अम्मा को एक पान देता है। उस पान को देखते ही अम्मा उस आदमी को देखते हुए कहने लगती हैं, कत्था अच्छे से लगाया है ना जाने वो कित्ते जा करके बैठ गया जो मिल ही नहीं रहा है। सच बता, तूने उसे देखा था ना? राजू अम्मा के चेहरे को देखते हुए, अम्मा जी झूठ बोले हमार दुश्मन, हम सही कह रहे हैं, हमने उसे देखा था, वो किसी औरत के साथ घूम रहा था इस होटल में। अम्मा पान चबाते हुए, देखते हैं कि तू सच बोल रहा है या तुझे भी झूठ बोलने की आदत लग गई है। राजू अम्मा की शक्ल देखते हुए, अम्मा हम बोल रहे हैं ना कि इसी होटल में हमने उसे देखा था, देखना अभी मिल जाएगा। वह कुछ समय बाद अम्मा के दोनों आदमी होटल से बाहर निकल आते हैं। राजू मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखने लगता है। उन दोनों के कार के पास आते ही राजू दोनों को देखते हुए उनसे कहने लगता है, राजू दोनों आदमियों से पूछते हुए, मिला ना वो? हमें तो पता ही था कि वह चूहा इसी बिल में जा करके बैठा हुआ है। दोनों आदमी अम्मा जी और राजू को देखते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू अम्मा और उन दोनों को देखते हुए, मतलब दोनों आदमी अम्मा जी को देखते हुए, मतलब यह कि यहाँ कोई भी नहीं है, बल्कि हमने उन्हें तस्वीर भी दिखाई, उसके बावजूद भी वह यही बोल रहे थे कि उन्होंने कभी भी मयंक को यहाँ इस होटल में नहीं देखा। अम्मा राजू की कॉलर पकड़ते हुए, इसका मतलब तू हमसे झूठ बोल रहा था, इतने कोई नहीं है। सुने इन लोगों के शब्द तूने? राजू अपनी बात को आगे रखते हुए, हाँ अम्मा जी सुना हमने, मगर अम्मा हम सही कह रहे हैं। अम्मा जी हमने अपनी इन आंखों से उस मयंक को इसी होटल में देखा था, क्या पता कि वह अब इत्ते से चले गए हों।
अरे इतना बड़ा शहर है, हो सकता है कि वह किसी और होटल में मौजूद हो। अम्मा कॉलर छोड़ते हुए, हो सकता है। ओ सुनो, उस मयंक को पूरे शहर में ढूंढो, उसके साथ साथ उस शिवराज के घर पर भी अपनी नजर रखो, कहीं वो वहां ना पहुंच जाए। राजू मुस्कुराते हुए अम्मा से, ठीक कह रही हैं अम्मा जी। इधर शिवराज एक स्टूडियो में बैठा हुआ जगमगाते हुए आईने को देख रहा होता है। उसके आसपास कुछ मेकअप आर्टिस्ट खड़े हुए होते हैं तैयार करने के लिए। कमरे में चारों ओर लाइट्स, कैमरा और बाकी शूटिंग के डिवाइस दिखाई दे रहे होते हैं। वहीं कहीं स्टूडियो के अंदर एक क्लास रूम का सेट तैयार करके वहां लगाया गया होता है। यह सेट देखने में बिल्कुल स्कूल की क्लास जैसा ही लग रहा होता है। स्टूडियो में कुछ ही देर बाद राइजिंग किड्स स्कूल की एक ऐड शूट होने वाली है, जिसके लिए शिवराज बेहद अच्छे से तैयारियां करके बैठा हुआ है। ऐड की शूटिंग शुरू होती है। डायरेक्टर शिवराज को एक बच्चे के साथ खड़ा कर दिया है। डायरेक्टर शिवराज को देखते हुए, आपको पता है ना कि क्या करना है आपको? शिवराज डायरेक्टर को देखते हुए, मुझे अच्छे से याद है कि क्या करना है क्या नहीं। इधर शाम होते ही अथर्व अपने घर पहुंचता है। वह कॉरिडोर से चलते हुए अपने कमरे के पास आ पहुंचता है। कमरे के पास आते ही वह देखता है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। यह देखते ही अथर्व फौरन दरवाजे को धक्का मारते हुए अथैया का नाम लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर आते ही वह देखता है कि उसके कमरे में कहीं भी अथैया दिखाई नहीं दे रही है। यह देखते ही अथर्व उसका नाम पुकारते हुए कमरे में यहाँ से वहाँ उसे ढूंढने लगता है, मगर उसे अथैया कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वह परेशान होता हुआ अथैया का नाम पुकारते हुए सीढ़ियों से नीचे ऊपर होने लगता है और वहां से अपनी माँ वसुधा को बुलाने लगता है। अथर्व की आवाज़ सुनते ही अचानक से वसुधा की आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर में सुनाई देने लगती है। इस आवाज़ को सुनते ही अथर्व तुरंत ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखने लगता है। वह देखता है कि वहां उसकी माँ वसुधा खड़ी होकर के उसे देख रही हैं। अपनी माँ वसुधा को ऊपर वाले फ्लोर पे देखते ही अथर्व दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है। अथर्व ऊपर पहुंचते ही अपनी माँ को देखते हुए कहने लगता है। वह बेहद घबराया हुआ दिखाई दे रहा होता है। वसुधा उसकी इस घबराहट को देख करके उससे कहने लगती हैं, अथर्व बेटा क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ओ माँ अथैया। अथर्व का इतना बोलना ही हुआ था कि तभी अथर्व को वसुधा के पीछे से निकलते हुए अथैया दिखाई देती है। अथैया के आंखों में अभी भी अथर्व के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तभी अथर्व उसे देखते हुए उससे कहने लगता है। अथर्व अथैया को देखते हुए, अथैया तुम ठीक हो? पता है तुम्हें कमरे में ना देख करके मैं कितना परेशान हो गया था। वसुधा अथर्व को देखते हुए, क्यों, तुम्हें अथैया ने बताया नहीं कि वह आज रात से गेस्ट रूम में रहेगी? गेस्ट रूम काफी समय से तैयार हो रहा था, आज जाकर के उसका पूरा काम खत्म हुआ है, इसलिए अथैया आज से वहीं रहेगी। अथर्व चौंकते हुए, क्या अथैया? अथर्व की ओर देखते हुए, हाँ अब मैं वहीं रहूंगी। वैसे भी आखिर कब तक मैं उस रूम में किसी अजनबी के साथ रहती। इतना कहते ही अथैया फौरन वसुधा से कहने लगती है। अथैया अथर्व को देखते हुए वसुधा को बताते हुए, माँ जी मैं अब रूम में जा रही हूँ, कान्हा के कपड़े भी मुझे अभी अलमारी में सेट करने हैं। इतना कहते ही अथैया अथर्व के रूम से चली जाती है। कुछ समय बाद वह एक लगेज उसके रूम से बाहर लेकर के आती है और वसुधा से कहने लगती है, माँ आप भी सो जाइए ना, देखिए कितनी रात हो गई है, आखिर कब तक इंतजार करते रहेंगी आप उनका? वसुधा अथैया से कहते हुए, अरे नहीं बेटा, वो पति हैं मेरे, उनका इतना भी इंतजार नहीं कर सकती क्या? तुम जाओ और कान्हा के कपड़े सेट कर लो। इतना कहते ही वसुधा अपने बेटे अथर्व से बात करने लगती है। अथर्व का सारा ध्यान अभी भी अथैया के ऊपर ही होता है। वह देख रहा होता है कि अथैया किस तरह से उस लगेज को खींचने में लगी हुई है, मगर वह लगेज उससे टस से मस नहीं हो रहा है। यह देख करके अथर्व अपनी माँ की ओर देखने लगता है। तभी वसुधा भी अथैया की ओर देखने लगती है। अथैया अपनी पूरी ताकत लगा करके उस लगेज को खींचने में लगी हुई होती है। यह देख करके ही वसुधा अथैया को रोकते हुए उससे कहने लगती है, अथैया बेटा रुको। अथैया पलटते हुए, हाँ माँ क्या हुआ? वसुधा अथैया से कहते हुए, ओ बेटा तुम अकेले लगेज नहीं ले जा पाओगे, अथर्व बेटा तुम चले जाओ। अथर्व अथैया को देखते हुए, जी माँ। इतना बोलते ही अथर्व दौड़ते हुए अथैया के पास आता है और सॉरी बोलते हुए उसके हाथ से लगेज ले लेता है। वह हाथ से उसका लगेज लेते ही
अथैया के नए कमरे की ओर चल पड़ता है। अथर्व दौड़ते हुए अथैया के पास आता है और झुकती हुई निगाहों से उससे सॉरी कहता है। यह सुनते ही अथैया उसे घूर करके देखने लगती है। अथर्व धीरे से अपने कानों पे उंगली रखते हुए उसे फिर एक बार सॉरी कहता है और उसके हाथ से उसका लगेज ले लेता है। अथर्व लगेज लेते ही अथैया के नए कमरे की ओर चल पड़ता है। अथैया उसके ऊपर गुस्सा खाते हुए देखते हुए अपने कमरे की ओर चल पड़ती है। वहीं अथैया की मां दूर से ही अथर्व और अथैया के लिए भगवान से दुआ मांगते हुए कहने लगती हैं, हे भगवान, बस अब इन दोनों को एक धागे में बांध दीजिए ताकि कोई भी इन्हें जुदा ना कर सके। दोनों हमेशा एक दूजे के साथ यूं ही रहें। इधर अथैया चलते चलते अपने कमरे में आकर के पहुंचती है। अथर्व धीरे से उसका लगेज को अंदर रखने लगता है। इतने में ही अथैया उसके सीने पे हाथ रखते हुए उसे कमरे के बाहर ही खड़े रहने को बोलती है। तभी अथैया उसके हाथ से लगेज को छीन लेती है और अथर्व से कहने लगती है, रूम आ गया है पता है, मगर लाओ मैं लगेज अंदर रख देता हूँ। अथैया दांत पीसते हुए अथर्व से, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ। अथर्व अभी भी उसके सामने सिर झुकाए खड़ा होता है। अथैया बेहद ही गुस्से में होती है। वह अपने आप को बेहद संभालने की बहुत कोशिश कर रही होती है, मगर अथर्व का चेहरा देख देख करके उसे बार बार सुबह वाला दृश्य याद आ रहा होता है। अथर्व उसके शब्दों को सुनने के बाद भी उसके सामने सिर झुका करके खड़ा हुआ होता है। यह देख करके अथैया उसके ऊपर गुस्सा होते हुए उससे कहने लगती है। अथैया धीरे से बोलते हुए, अथर्व तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज जाओ अपने रूम में, मुझे परेशान करना बंद करो। अथर्व कान पे उंगली रखते हुए, सॉरी अथैया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच कह रहा हूं कि यह सब मैंने जानबूझ करके नहीं किया, सॉरी अथैया। यह सुनते ही अथैया गुस्से से उसके चेहरे के सामने दरवाजा बंद कर देती है। अथैया दरवाजा बंद करते ही दौड़ते हुए पलंग पे आकर के लेट जाती है और सिसक सिसक करके रोने लगती है। वहीं बाहर खड़ा हुआ अथर्व दरवाजे के पास आकर के अभी भी उससे कह रहा होता है, मैं सच कह रहा हूं अथैया, यह सब मैंने जानबूझ करके नहीं किया है, विश्वास करो मेरा अथैया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे नज़दीक आने से मैं कैसे बेकाबू हो गया था। अगर मुझे पता होता तो अथैया मैं तुम्हारे कभी करीब नहीं आता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ अथैया। इधर कमरे में सिसक सिसक करके रो रही अथैया जोर से चिल्लाते हुए उसे वहां से चले जाने को कहती है, मगर वह फिर भी वहां से नहीं जाता है। यह देख करके अथैया जोर से चिल्लाते हुए उससे कहती है, अथर्व यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे परिवार वालों को मैं बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और प्लीज़ मुझे भगवान के लिए अकेला छोड़ दो। अथर्व बाहर से कहते हुए, नहीं, अब जब तक तुम बाहर आकर के मुझे माफ़ नहीं करती हो तब तक मैं यहाँ तुम्हारे रूम के बाहर ही बैठा रहूं। रात के 3 बजते ही अथैया की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। आंख खुलते ही उसे ठंड का एहसास होने लगता है। वह धीरे से उठ करके अलमारी से एक कंबल निकाल करके उसे पलंग पर रख देती है। इतने में उसे याद आता है कि शाम को अथर्व ने उसे बताया था कि जब तक अथैया उसे माफ़ नहीं कर देती तब तक वह उसके रूम के बाहर ही बैठा रहेगा। इतने में अथैया पलटते हुए दरवाजे की ओर देखने लगती है और खुद से कहने लगती है, अथर्व इतना भी अच्छा इंसान नहीं है कि एक माफ़ी के लिए वह पूरी रात मेरे कमरे के बाहर बिता दे। यह सोचते ही अथैया वापस पलटते हुए अपने पलंग के पास आ जाती है और पलंग पे लेट जाती है। पलंग पे लेटते ही वह अपनी आंख बंद कर लेती है, मगर वह सो नहीं पाती है। वह कभी करवट इस ओर तो कभी उस ओर लिए जा रही होती है। इतने में वह उठ करके बैठ जाती है और खुद से कहने लगती है, कहीं वह सच में बाहर तो नहीं बैठा है। यह ख्याल आते ही अथैया उठ करके दरवाजे के पास पहुंच जाती है। वह धीरे से दरवाजे को खोलती है और बाहर की तरफ अपना कदम रखती है। बाहर आते ही वह अथर्व को अपने कमरे की दीवार से लगा हुआ देखती है। अथर्व आंख बंद किए हुए ठंड में कांप रहा होता है। यह देखते ही अथैया घबराते हुए तुरंत अपने कमरे के अंदर चली जाती है और तुरंत अंदर से एक कंबल ला करके उसे उड़ा देती है। अथर्व अभी भी कांप रहा होता है कि तभी अथैया उसके हाथ को हिलाते हुए उसे उठाने लगती है।
अथर्व, अथर्व उठो। अथैया की आवाज सुनते ही अचानक से अथर्व की नींद खुल जाती है। वह धुंधलाती हुई नजरों से अपने सामने अथैया को बैठा हुआ देखता है। अथैया ठीक उसके सामने बैठ करके उसे जगा रही होती है। यह देखते ही अथर्व धीरे से उठ करके खुद को देखता है। वह देखता है कि उसे किसी ने कंबल उड़ाया हुआ है। उसके आसपास अथैया के अलावा घर का कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दे रहा होता है। यह देखते ही अथर्व समझ जाता है कि हो ना हो अथैया ने ही कंबल उसे उड़ाया होगा। तभी अथर्व धीरे से उसकी ओर देखते हुए उसे कहने लगता है, थैंक्स अथैया। अथैया उसकी ओर देखते हुए, किस लिए? अथर्व अथैया की ओर देखते हुए, तुमने मुझे अपना कंबल दिया उसके लिए। यह सुनते ही अथैया दोबारा से अपने कमरे की ओर जाने लगती है कि उसी समय अथर्व उसका हाथ थाम लेता है। यह देखते ही अथैया पलट करके उसकी ओर देखने लगती है। तभी अथर्व अपना सिर झुका करके उससे अपने किए की माफ़ी मांगने लगता है। अथैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है, मगर क्या करूँ मैं अथैया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए मैं खुद को संभाल नहीं पाया। अथर्व मेरा हाथ छोड़ो और अपने रूम में जाओ। अथैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अथर्व हाथ को पकड़े हुए, अथैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अथैया गुस्से में धीरे से कहते हुए, अथर्व प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, देखो रात बहुत हो रही है, प्लीज़ ड्रामा क्रिएट मत करो। यह सुनते ही अथर्व उसके हाथ को छोड़ देता है और अथैया तुरंत दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है। वहीं बाहर खड़ा हुआ अथर्व समझ जाता है कि अथैया शायद अब उसे कभी माफ़ ना करे। यह देखते ही अथर्व खुद से कहने लगता है, अथर्व खुद से कहते हुए, क्या ज़रूरत थी मुझे यह सब करने की? अब हो गई ना वह नाराज़, अब ना जाने वह मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। कुछ दिनों के बाद सुबह होते ही खाने की टेबल पर सभी आकर के बैठ जाते हैं। अथैया अथर्व की माँ वसुधा का नाश्ता परोसने में मदद कर रही होती है। वहीं नैना और मैना आमने सामने बैठी हुई मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते हुए कुछ बात कर रही होती हैं। बीच वाली कुर्सी पे सरस्वती बैठी हुई घर के सभी सदस्यों को देख रही होती हैं। इतने में अथैया की नज़र सीढ़ियों से उतरते हुए अथर्व पर पड़ती है। अथर्व ब्लैक हुडी पहने हुए नीचे हाल में आ रहा होता है। ठीक उसके पीछे पीछे शिवराज भी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहा होता है। इतने में ही अथर्व को अपने कंधे पे किसी का भार महसूस होता है। वह तुरंत पलटते हुए अपने सामने देखता है। वह देखता है कि उसके पिता शिवराज मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। अपने पिता को अपने इतना नज़दीक देख करके अथर्व के चेहरे पर अचानक से मुस्कान झलक उठती है। तभी शिवराज उसे इशारा करते हुए खाने की टेबल की तरफ चलने को कहने लगता है। दोनों को साथ आता हुआ देख करके अथैया फौरन मुस्कुराते हुए वसुधा को इशारा करती है। इशारा मिलते ही वसुधा भी पलट करके सीढ़ियों की ओर देखने लगती है। यह देखते ही खुशी के मारे वसुधा की आंखें भर आती है। वही पिता और बेटे की यह नज़दीकी देख करके नैना और मैना जल करके राख होने लगती हैं। यह देखते ही नैना अपनी बहन मैना से कहने लगती है, नैना अपनी बहन को देखते हुए, मैना आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। यह नदी आज उल्टी कैसे बह रही है? आखिर हुआ क्या है? डैड कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं? वहीं सरस्वती नैना और मैना को शांत होने का इशारा करने लगती हैं। वह दोनों बहनें एक दूसरे से आज की घटना के बारे में लगातार बात किए जा रही होती हैं। यह देखते ही सरस्वती घूरते हुए दोनों बहनों को देखने लगती हैं। अपनी दादी माँ की आंखें देखते ही दोनों शांत होकर के बैठ जाती हैं। शिवराज अपने बेटे अथर्व को खाने की टेबल तक लेकर के आता है और उसे अपने साथ बैठने को कहता है। अथर्व एक तरफ खुश होता है तो वहीं दूसरी तरफ वह परेशान भी होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से उसके पिता का रवैया उसके लिए बदल कैसे गया। अथर्व धीरे से कुर्सी पे आकर के बैठ जाता है। तभी शिवराज अपनी पत्नी वसुधा से मुस्कुराते हुए कहने लगता है, वसुधा अरे भाई देख क्या रही हो, तुम्हारा ही बेटा है, परोसो उसका भी नाश्ता। यह सुनते ही वसुधा आगे आकर के उसे नाश्ता देने लगती है कि तभी अथर्व धीरे से अपने पिता से कहने लगता है, वह डैड मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए, आपके बाद मैं खा लूँगा। और वैसे भी यह आपका ही तो रूल है कि मैं आपके साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकता। शिवराज मुस्कुराते हुए सभी को देख करके कहते हैं, सॉरी अथर्व, तुम्हारे लिए यह भेदभाव करने के लिए जो आज से अथर्व के लिए बनाए गए सभी रूल्स आज मैं ख़त्म करता हूँ।
आज के बाद वह सबके लिए, आज के बाद हम सबके साथ एक फैमिली की तरह ही ब्रेकफास्ट और डिनर करोगे तुम। नैना चौंकते हुए शिवराज से, क्या? मैना तुरंत खड़े होकर के, क्या मतलब? आज से यह हमारे साथ बैठ करके नाश्ता करेगा? शिवराज नैना और मैना पर गुस्सा होते हुए, हाँ, और तुम दोनों यह मत भूलो कि तुम दोनों से पहले अथर्व इस घर में आया था। और एक बात, वह तुम दोनों से बड़ा है, इसलिए थोड़ा तमीज से बात किया करो उससे। यह सुनते ही सरस्वती चौंकते हुए शिवराज को देखने लगती हैं। इतने में नैना और मैना अपनी दादी माँ सरस्वती को देखने लगती हैं। सरस्वती उन दोनों की आंखों को देखते ही समझ जाती है कि वह उससे क्या कहना चाहती हैं। तभी सरस्वती अपने बेटे शिवराज को देखते हुए उससे कहने लगती हैं, अथर्व पे इतना उपकार करने की वजह जान सकती हूँ? अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करने को उपकार करना नहीं कहते हैं, उसे खुद से दूर रखना एक भूल थी जो आज मैंने सुधार ली है, शिवराज ने कहा। यह सुनते ही सरस्वती उठ करके वहां से चली जाती हैं। कुछ ही समय बाद नैना और मैना भी उठ करके वहां से चली जाती हैं। यह देख करके शिवराज अथर्व को देखते हुए उसे खाने के लिए कहने लगता है। अथर्व अपनी मां वसुधा को देखते हुए धीरे धीरे प्लेट में रखे पराठों को खाने लगता है। इधर अथर्व अपने रूम में बैठा अथैया के बारे में सोचे जा रहा होता है कि तभी रूम के अंदर कान्हा आ पहुंचता है। कान्हा स्कूल के कपड़े पहने हुए धीरे धीरे कदमों से कमरे के अंदर कदम रखता है और अथर्व को सोफे पे शांत बैठा हुआ देखता है। इतने में वह पीछे से अथर्व की आंखें बंद करते हुए पूछने लगता है, बोलो कौन हूं मैं? कान्हा के हाथ की छुअन महसूस होते ही उसे पता चल जाता है कि यह कान्हा ही आया हुआ है। फिर भी वह नाटक करते हुए उससे कहने लगता है, अथर्व, नाटक करते हुए, शायद माँ है। कान्हा मुस्कुराते हुए, अरे नहीं, फिर ट्राई करो। अथर्व नाटक करते हुए, अथैया। कान्हा मासूमियत से, अरे आपको बच्चों के हाथों में और बड़ों के हाथों में फर्क ही नहीं दिखता है। मम्मा के हाथ तो कितने बड़े हैं और मेरे तो छोटे छोटे हैं। अथर्व मुस्कुराते हुए आंख खोल के, अच्छा अब समझ में आया, कान्हा हो तुम। यह सुनते ही कान्हा जोर जोर से वहां उछलने लगता है। यह देख करके अथर्व मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगा लेता है। वहीं कान्हा भी तुरंत उसके सीने से लिपट जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहने लगता है, अथर्व, मम्मा कहाँ हैं? यह सुनते ही अथर्व इधर उधर देखने लगता है कि तभी अथैया की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देती है, मम्मा यहाँ है बच्चा। यह सुनते ही कान्हा तुरंत अथर्व की बाहें छोड़ करके अपनी माँ अथैया की बाहों में आ जाता है। यह देखते ही अथर्व धीमी मुस्कान लेते हुए खड़ा हो करके दोनों को देखने लगता है। तभी वह अपने बेटे कान्हा को चूमते हुए उससे कहती है, बच्चा, आप अपने पहले वाले घर जाना चाहते थे ना, क्या अब आप वहाँ चलोगे? नहीं मम्मा, अब वहाँ जाने का मन नहीं है, हम यहीं रहेंगे अथर्व के साथ। नहीं बच्चा, अथर्व के साथ क्यों रहेंगे हम? हमारा अपना घर भी तो है ना। यह सुनते ही अथर्व तुरंत उसके पास चल करके आता है और धीरे से उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहने लगता है, अथैया, मेरे साथ ना रहने से क्या मतलब है तुम्हारा? कौन से पहले वाले घर जाना चाहती हो तुम? उसी घर की बात कर रही हूँ जिस घर से तुम मेरे बेटे को लेकर के आए थे। अब उसी घर में वापस जा रही हूँ, वो भी अपने बच्चे के साथ। यह बोलते ही अथैया पलट करके अपने रूम की तरफ जाने लगती है। यह सुनते ही अथर्व की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे समझाने के लिए उसके सामने आकर के उससे कहने लगता है। अथर्व अथैया से कहता हुआ, अथैया, मैंने पहले भी कहा था तुमसे कि यह सब मैंने जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? उल्टा अब तुम वापस उस नर्क में जाना चाहती हो। अथर्व, वो नर्क तुमसे लाख गुना अच्छा है। तुम्हारी तरह वहाँ लोग किसी का फायदा नहीं उठाते हैं। तुमने अकेलेपन का जो फायदा उठाया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। यहाँ रह करके मैं तुम्हारी हैवानियत को और नहीं देख सकती। इतना बोलते ही अथैया पलटते हुए अपने रूम की तरफ चल पड़ती है। अथर्व खड़े खड़े अथैया और कान्हा को नए कमरे की ओर ले जाता है, देखता रहता है। नए कमरे की ओर जाता हुआ देखता रहता है। उसकी आंखों में आंसू उतरते हुए साफ दिखाई देने लगते हैं, मगर अथैया बिल्कुल भी पलट करके उसके चेहरे को नहीं देखती है। शाम होते ही अथर्व के बंगले के बाहर एक टैक्सी आकर के पहुंचती है। अथर्व, वसुधा, सरस्वती, नैना और मैना हाल में खड़े अथैया को देख रहे होते हैं। वही अथैया हाल में खड़े हुए सभी लोगों के सामने हाथ जोड़ते हुए उन सभी से कह रही होती है,
थैंक्स माँ, आपने इस घर में मेरा बहुत साथ दिया। कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं किसी अनजान शख्स के घर पर हूँ। आपने मुझे और मेरे बच्चे को इतने दिनों तक अपने घर में पनाह दी, उसके लिए थैंक्स। यह देखते वसुधा की आंखों में आंसू उतर आते हैं और वह तुरंत उसे सीने से लगाते हुए कहने लगती है, अथैया एक बार और सोच लो बेटा, जाना जरूरी है क्या? जाना जरूरी है माँ, इसलिए जा रही हूँ। आप अपना और इस घर का ख्याल रखिएगा। अब चलती हूँ माँ, अथैया कान्हा से कहते हुए। बच्चा चलो। इतना कहते ही अथैया अपने बेटे की उंगली पकड़ती है और बंगले से बाहर निकल जाती है। वसुधा यह देख करके मन ही मन बेहद टूटने सी लगती है। वहीं यह देख करके सरस्वती और नैना मैना बहुत खुश हो उठती हैं। यह देखते ही अथर्व दौड़ते हुए अथैया का पीछा करने लगता है। अथर्व भागते हुए बंगले से बाहर निकल जाता है। इधर बाहर टैक्सी के पास खड़ी अथैया जैसे ही अथर्व की आवाज़ सुनती है, वह फौरन टैक्सी के अंदर बैठ जाती है और टैक्सी ड्राइवर को वहां से तुरंत चलने के लिए कहने लगती है। यह सुनते ही टैक्सी ड्राइवर फौरन टैक्सी को वहां से लेकर के चला जाता है। अथर्व जब तक बंगले से बाहर आ पाता, इससे पहले ही टैक्सी सड़क की ओर दौड़ पड़ी थी। इधर टैक्सी में बैठा कान्हा पीछे से आ रही आवाज़ों को पहचान लेता है और वह तुरंत अथैया से टैक्सी रोकने के लिए कहने लगता है, मम्मा अथर्व गिर जाएगा, देखो ना वो हमारा पीछा कर रहा है, मम्मा प्लीज रुक जाइए ना, मम्मा उसे चोट लग जाएगी। कान्हा के मुंह से इतना बोल सुनने के बाद भी अथैया पलट करके एक बार भी पीछे की ओर नहीं देखती। उसे लग रहा होता है कि अथर्व ने जो भी उसके साथ किया है वह बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम था। उसे उसकी इस हरकत के लिए कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसलिए वह एक बार के लिए भी पलट करके पीछे नहीं देख रही होती है। इधर अथर्व भागते भागते सड़क पर आ जाता है। वह जोर से अथैया का नाम पुकारते हुए उसे बुलाने लगता है, मगर अथैया अभी भी उसकी ओर नहीं देख रही होती है। अथैया बेहद ही गुस्से में दिखाई दे रही होती है। तभी एक जोर की आवाज़ उसके कानों तक सुनाई देती है। यह आवाज़ सुनाई देते ही अथैया पलटने की कोशिश तो करती है, मगर उसका दिल उसे पलटने से रोक देता है। टैक्सी के पीछे साफ दिखाई दे रहा होता है कि अब कोई भी उसकी टैक्सी का पीछा नहीं कर रहा है। अथैया इस आवाज पर गौर किए बगैर अपने बेटे कान्हा को अपने करीब करके बैठा लेती है और धीरे से उसके माथे को चूमते हुए उसे देखने लगती है। अथैया की टैक्सी के वहां से जाते ही कुछ पलों बाद ही वहां लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। यह आवाज जो अथैया के कानों तक पहुंची थी, वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि अथर्व की थी। अथर्व भीड़ के बीचों बीच सड़क पर बेहोश खून से लथपथ पड़ा हुआ होता है। उसके सिर से खून बहते हुए उसके कपड़ों को भिगो रहा होता है। उसके माथे पे जख्म साफ दिखाई दे रहा होता है। कुछ ही पलों के भीतर अथर्व की आंखें बंद हो जाती हैं। आसपास खड़े हुए लोगों की भीड़ और भी ज्यादा हो जाती है। मित्रों, क्या अथैया कभी अथर्व के प्यार को समझ पाएगी? क्या कभी अथैया उसकी नजरों को पढ़ पाएगी? क्या उसे कभी अपने पति के असली कातिल का पता चल पाएगा? क्या वह हमेशा अथर्व को बुरी निगाहों से ही देखती रहेगी? यह सब जानने के लिए कल सुनिए कहानी का 8वां भाग। मित्रों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।